सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में पीएलए पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प। तवांग सेक्टर में हुई इस घटना के दौरान जवानों ने दृढ़ता के साथ किया मुकाबला। दोनों तरफ से कुछ कर्मियों को आई मामूली चोटें। बाद में घटनास्थल से पीछे हटे दोनों पक्ष। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की पीएम के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी घमासान। भाजपा ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। डीडी न्यूज के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने पटेरिया पर एफआईआर दर्ज करने का किया समर्थन। पीएम मोदी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल ने 16 मंत्रियों के साथ ली गुजरात के सीएम पद की शपथ। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में हुआ समारोह का आयोजन। पीएम ने नई सरकार को दी बधाई। कहा, ऊर्जावान टीम गुजरात की प्रगति को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत फैलाने में लगे पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार ने कसा शिकंजा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तुरंत ब्लॉक किए वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप, 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक स्मार्ट टीवी ऐप। भारत में नफरत को हवा देने की साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में आतंक पर जारी है कड़ा प्रहार। इस साल 109 में से 86 आतंकवादियों को किया गया ढेर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, जो कोई भी चुनेगा आतंक का रास्ता वो ज्यादा दिन नहीं रह सकेगा सलामत। खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट। नवंबर में 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा मुद्रास्फीति दर। गिरावट के बाद हुई 5.88%। अक्टूबर में 6.77% थी ये दर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर के दिन भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच आपसी झड़प की खबरें सामने आई, जिसका हमारी सेना के जवानों ने दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। आमने सामने की झड़प में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें भी आई हैं। इस घटना के बाद दोनों पक्ष घटनास्थल से हट गए और बाद में सेना के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। गौरतलब है कि एलएसी के कुछ क्षेत्रों पर दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी से जुड़ी वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप्स, 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक स्मार्ट टीवी ऐप पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। आईटी नियम 2021 में दी गई आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। ये प्लेटफॉर्म भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत फैलाने में लगे थे। इस मंच से प्रसारित एक वेब सीरीज भारत में समुदायों के बीच घृणा भी फैला रही थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है। खुदरा महंगाई दर पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में देश की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के निचले स्तर 6.77% रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का फैसला हुआ है। इसमें जन्म, मृत्यु, शादी जैसी चीजें दर्ज होंगी। उन्होंने कहा कि इससे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के लाभार्थियों को आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। आप सबको मालूम है कि व्यक्तिगत सबका आधार बना है और ये जो बनाया जाएगा वो परिवार की सहमति से बनाया जाएगा। ये 8 डिजिट का होगा और ये जब डेटा बन जाएगा उसे हम स्टोर करना चाहते हैं और उसका लाभ ये होगा, उसमें डेथ, बर्थ, शादी कब हुई ये दर्ज होंगी। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पेंशन मिलती है, अब उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशरीज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से उनको लाभ दे दिया जाएगा। ढेर सारी इस तरह की स्कीम्स हैं
मुझे लगता है कि अलग अलग स्कीमों के लिए लोगों को आवेदन करना होता है। महज इसका उद्देश्य ये है कि इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, समय की बचत होगी और जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें उचित समय में लाभ दिया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी है। इस साल बड़ी संख्या में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि घाटी में आतंक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी है। एक साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वो एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पुदुचेरी में कम्बन कलाई संगम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि श्री अरबिंदो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में अलग अलग गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता राजा पटोरिया अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब मामला भी दर्ज हो चुका है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। वैसे कांग्रेस नेता राजा पटोरिया अपने तीखे और मुंहफट बयानों के चलते पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये हैं कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, कांग्रेस के बयानवीर नेता जिन्होंने अन्य लोगों से एक कदम और आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी के लिए जो आपत्तिजनक बयान दिया, उससे देश की सियासत में उबाल आ गया है। विवादित बयान के बाद राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज करा दी गई है। पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है। पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। इसी प्रकार के बयान और इसी प्रकार की मानसिकता के कारण कांग्रेस का ये हाल पूरे देश में हो रहा है। मैं इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। भाजपा के नेताओं ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर विवादित बयान देने वाले नेता को गिरफ्तार करने की मांग की है। इससे पहले सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, पी चिदंबरम सरीखे कांग्रेस नेताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर खुद के लिए मुसीबत पैदा की थी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राजा पटोरिया द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। डीडी न्यूज के एक कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने राजा पटोरिया पर एफआईआर दर्ज करने का समर्थन किया है। जो राज्य की सरकार ने कानून सम्मत कार्रवाई की, यहाँ भी राज्य की सरकार कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। यहाँ पर भी न्यायालय उसकी विवेचना करेगा कि उसका बयान का स्तर क्या था, क्या नहीं था। तो आप एफआईआर का समर्थन करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? ओके। समर्थन करने का न्यायपालिका तय करे कि उनका अपराध किस गंभीर श्रेणी का है, ये न्यायालय को तय करना है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, उदाहरण तो प्रस्तुत होना ही चाहिए।
गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भूपेंद्र पटेल ने दोबारा गुजरात की कमान संभाल ली है। सोमवार को गांधीनगर स्थित हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं के ये गुजरात की राजनीति में भाजपा के बेमिसाल दबदबे को दिखाने वाला पल है। चुनावी रण में ऐतिहासिक बहुमत पाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य में भाजपा की ये लगातार 7वीं सरकार है। जब मौका इतना ऐतिहासिक हो तो आयोजन भी वैसा ही भव्य होना था। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके 16 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके के गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य हस्तियां भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ साथ कई पुराने मंत्रियों को भी जगह मिली है। कैबिनेट मंत्रियों में कानू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मूलू बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बावरिया शामिल हैं। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 6 राज्य मंत्रियों में परषोत्तम सोलंकी, बच्चू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंछेरिया, कुंवर जी हलपति और भीखू सिंह परमार शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुजरात की लगातार दूसरी बार कमान संभालने वाले भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में कई रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल करते हुए 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 156 सीट हासिल की। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में घाटलोडिया से चुनाव लड़े थे और 1,17,000 मतों से जीत हासिल की थी। वो सितंबर 2021 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान जनता से अपील की थी कि वो नरेंद्र यानी उनके नाम दर्ज विधानसभा बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भूपेंद्र को बहुमत दें। गुजरात के मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आह्वान को सच कर दिखाते हुए चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का चयन किया है, जिसमें गौर करें तो दक्षिण गुजरात से 5 चेहरे, सौराष्ट्र का द्वार कहे जाने वाले राजकोट से 2 चेहरे और अगर ध्यान दें तो अरवली, महिसागर, अहमदाबाद के साथ दाहोद और मेहसाणा से एक चेहरे को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, गांधीनगर। राज्यसभा में आज ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। वहीं लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सोमवार को राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत।
लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कर ही नहीं दिया, हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक, 9 साल पहले। हमारी आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,73,000 मेगावाट, 1,73,000 मेगावाट, जो कि 42% है हमारी फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड लागू करने, वाहनों और जहाजों के लिए उत्सर्जन मानक बनाने और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अधिनियम के तहत दंड का निर्णय करने का अधिकार देता है। इससे पहले प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति के चलते सभी जेजे क्लस्टर को अधिग्रहण करके उनका विकास करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि 210 एरिया का सर्वे किया जा चुका है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि हर घर नल योजना की शुरुआत के समय देश में 16.72% परिवारों के नल से जल सुविधा उपलब्ध थी, जो आज 55.27% परिवारों के पास है। सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद पीटी ऊषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। I take this opportunity to congratulate a distinguished member of this august house, Srimati P.T. Usha ji, on becoming the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Srimati P.T. Usha ji, both as president of the Indian Olympic Association and member of this august house, contributes to sustenance of sports friendly ecosystem in the country. Her contributions are bound to be inspiring and motivating. वहीं लोकसभा में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मुद्दे पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमतों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के दौर में अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते। आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। इसके अलावा लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह का सारथी और अनुज यादव के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब G20 की खबरें। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत मुंबई में G20 के विकास कार्य समूह की बैठक में भारत के मानव केंद्रित सतत विकास लक्ष्य की गाथा और नागरिक केंद्रित शासन को साझा करेगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भारत डिजिटल शक्ति और डेटा का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन खास होगा। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की मेजबानी में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत में वैश्विक राजनेताओं का ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। शिखर सम्मेलन में 43 वैश्विक नेता, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इससे पहले G20 के अलग अलग समूहों की साल भर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें होंगी। This will be the biggest event held in India because we've had CHOGM, we've had NAM in the past, but there were events for 2 to 3 days in Delhi. This is the first time that you will have
G20 which will be spread through the year. There are about 215 events, 215 different meetings in about 56 cities of India. The meetings are being held in every state and every union territory. There's not a single state or a union territory we are leaving. We are covering the entire state and union territory of India. औपचारिक रूप से G20 अध्यक्षता ग्रहण करते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शेरपा प्रतिनिधियों की पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। अब मंगलवार को G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में शुरू होगी। ये बैठक 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। आधिकारिक बैठक से पहले मंगलवार को 2 अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास के लिए डेटा, 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका और हरित विकास में पर्यावरण के लिए नए जीवन शैली को शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मुंबई में हो रही 2 दिन की बैठक का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में तेजी लाना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ को प्रमोट करना और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे होगा। इन कार्यक्रमों के बाद ताजमहल पैलेस में प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता कर रहा है जब 2015 में अपनाया गया सतत विकास 2030 एजेंडा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। Our priorities are accelerating progress on achieving the SDG through collective actions here, lifestyle for environment, data for development. And here we'll display the cultural heritage, traditions, craft, dance forms and cuisines of Maharashtra. We will showcase the traditional Maharashtrian dance performances, including modern cinematic heritage. We will introduce the famous street foods of Mumbai. There's a visit to the iconic Gateway of India and a tour of the old Mumbai. उधर मंगलवार से ही G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उपशाखाओं की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हो रही है। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। Now G20 is actually a whole of government approach. There is a finance minister and a central bank governor's track. The first meeting of the finance deputies and the deputy governors of the Reserve Bank is being held in Bangalore. 3 दिन के इस विचार विमर्श में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नया रूप देना, विकास के लिए वित्त, वैश्विक ऋण अनिश्चितताओं का प्रबंधन, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और उत्पादकता लाभ, जलवायु कार्रवाई, वित्त और संधारणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं। फाइनेंस ट्रैक में जो मुद्दे, जो प्रायोरिटीज तय की गई हैं, वो इसी लाइन ऑफ थॉट्स में हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा। मुंबई में मेरे सहयोगी अमृतपाल और कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बैंगलोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। वो न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 विषय पर भारत की पहल को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष फोटो प्रदर्शनी और मोटे अनाज वाला भोज भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई में आयोजित हो रहे इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 का उद्घाटन किया। इस फोरम में भारत, यूएई और दुनिया भर के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियां हिस्सा लेंगी। It is in many ways a very ambitious relationship because it's not limited really by its bilateral possibilities. It's certainly today having a regional impact, but I'm very confident that as we get deeper into the relationship, it will also make itself felt at the global level. और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भारतीय नागरिक यूएई में रहते हैं।
When I look at the return of history and the relationships which will go forward in the coming days, I certainly would rank the India-UAE relationship very high in that. And there are many reasons. I think the two very obvious ones are one, of course, the UAE is today India's third largest trade partner. It is our second largest export market. And the second, that more Indian citizens live in UAE than in any other country abroad. So whether we are talking people or whether we are talking business, this country has a particular salience in our perspectives. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी में निर्माणाधीन संपूर्णानंद स्टेडियम का दौरा किया। इस स्टेडियम में किन किन सुविधाओं को शामिल किया गया है, हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने खेल मंत्री के साथ खास बातचीत की। आपने संपूर्णानंद जो स्टेडियम है इसका दौरा किया, निर्माण कार्य चल रहा है, किस स्तर का स्टेडियम बनाने की योजना है? स्मार्ट सिटी बनारस में जहां एक और दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बने, आधारभूत ढांचा बहुत सारी सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर बाकी सुविधाएं बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं। युवाओं के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में खेल कूद को लेकर बहुत उत्साह रहता है और एक बहुत शानदार सुविधा खेलों को लेकर इंडोर से लेकर आउटडोर स्टेडियम, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेकर बाकी सुविधाएं यहाँ पर बन रही हैं। उसका पहले फेज का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो लगभग 18 महीने का समय लगना था, लेकिन उससे कम समय में ये बनकर तैयार होगा। एक बहुत अच्छी सुविधा जहाँ स्विमिंग से लेकर इंडोर गेम्स तक वो पहले चरण में बनकर तैयार होंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं अपनी फिटनेस को लेकर, खेलों को लेकर यहाँ पर मिलेंगी। ये अपने आप में बहुत कुछ दिखता है कि मोदी जी खेलों को बढ़ावा देश भर में भी देते हैं, तो बनारस में उनके ही संसदीय क्षेत्र में ये बहुत अद्भुत और आधुनिक खेलों की सुविधा बनकर तैयार हो। खिलाड़ियों के लिए किस तरह की जो सुविधाएं हैं काफी, जैसा मैंने कहा, जो इंडोर गेम्स, मैट गेम्स के साथ साथ आपको स्विमिंग की भी सुविधा यहाँ पर मिलेगी, क्लब की फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगी। और जो इसका दूसरा और तीसरा चरण है उसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे शूटिंग से लेकर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल वो भी नए बनकर आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। कोचिज़ के लिए सुविधा होगी, आपके मल्टीपर्पज़ स्टेडियम होंगे, एथलेटिक ट्रैक होंगे, फुटबॉल की फील्ड होगी, क्रिकेट का स्टेडियम होगा। ये सारी सुविधाएं और साथ ही साथ ओपन एरिया ऐसा जहाँ पे लोगों के फिटनेस के लिए ओपन जिम से लेकर ट्रैक सब कुछ बनाने की सुविधा होगी। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के ही एक खिलाड़ी ने सेंटर ऑफ नेशनल एक्सीलेंस की बात कही थी, मांग की थी, उसको पूरा करने का कार्य खेल मंत्री ने कहा है कि पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। पिछले कई महीनों से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए एक और कैदी को सोमवार को फांसी दे दी। ईरान सरकार की ओर से देश में व्यापक स्तर पर जारी प्रदर्शनों के बीच हिरासत में लिए गए कैदी को फांसी दिए जाने का ये दूसरा मामला है। ईरान में एक हफ्ते के भीतर विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए एक और कैदी को फांसी दे दी गई। ईरानी समाचार एजेंसी मीज़ान के मुताबिक प्रदर्शनकारी मजीद रेजा रहनवाड को फांसी दे दी गई। ईरान में कई महीनों से जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच हिरासत में लिए गए कैदी को फांसी दिए जाने का यह दूसरा मामला है। तेहरान की रेवोल्यूशनरी अदालत ने रहनवाड को 17 नवंबर को सुरक्षा बल के 2 सदस्यों की चाकू मारकर हत्या करने और 4 अन्य को घायल करने का दोषी ठहराया था। इस्लामी कानून के तहत मजीद रेजा पर खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया गया। मानवाधिकार एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरानी अधिकारी कम से कम 21 प्रदर्शनकारियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार संस्था ने ईरानी अदालत के फैसले को ढकोसला करार देते हुए कहा कि फांसी की सजा को विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का दमन करने वाला अभियान करार दिया। हालांकि ईरानी संसद ने ऐसे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अदालत के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। इस बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्री ब्रसेल्स में अपनी बैठक में ईरान के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की। चर्चा के दौरान ईरान के 30 अन्य अधिकारियों और संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। प्रतिबंध के बाद कानून के तहत प्रतिबंधित संस्था की संपत्ति जब्त करने और यात्राओं पर रोक लगाने का प्रावधान है।
यूरोपीय संघ में ईरान पर मानवाधिकारों के हनन और रूस को ड्रोन देने का आरोप के तहत चर्चा हुई। हम ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कठिन पैकेज को मंजूरी देने जा रहे हैं। हमने ईरान के अपने सहयोगी के साथ उनके देश द्वारा किए जा रहे व्यवहार के बारे में बात की। हमने अपनी आपत्ति उनके सामने रखी। ईरान को यह समझना होगा कि हाल के दिनों में हुई घटना का यूरोपीय संघ कड़ी निंदा करता है। EU ईरान की महिलाओं का समर्थन करने के अलावा वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने और मृत्युदंड को निश्चित रूप से अस्वीकार करता है। हमने कई संस्था और ईरानी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के क्रूर दमन में शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम ईरान को बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश करना जारी रखेंगे। दरअसल 16 सितंबर को 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला की मौत के बाद शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी विरोध ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि हाल के प्रदर्शनों से पहले भी ईरान में फांसी की सजा में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जिसका हर मंच पर पश्चिमी देशों द्वारा विरोध करते हुए देखा गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक विरोध प्रदर्शनों में 300 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि ईरान ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल सहित 200 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। और कोरोना वायरस महामारी चीन में खूब कहर बरपा रही है। इसके मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ दवाओं तक की भारी कमी हो गई है। मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन में कोरोना संकट फिर से गहराने लगा है। देश में कोरोना वायरस के मामले में अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है। वायरस को रोकने के लिए दवाओं तक की भारी किल्लत हो चुकी है। मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। कुछ समय पहले सरकार की जीरो कोविड नीति से परेशान लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन कर दिया था, जिसके बाद बीते 7 दिसंबर को चीन ने प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की, जिसके बाद कुछ हद तक विरोध के स्वर थमने लगे। कोविड-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग में लोगों की चहल पहल देखने को मिली। मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रतिबंधों के हटने के बाद लोग अब खुश हैं। सिर्फ बीमार होने की तुलना में हमारी आजीविका अधिक महत्वपूर्ण है। समाज पर महामारी का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य के मुद्दों की तुलना में कहीं अधिक था। कोविड के बढ़ते मामले के बीच यहाँ की दुकानें लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ दिख रहे हैं। ऐसे में लोग अपने गुस्से का ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को दवाइयाँ और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जहाँ सामान मिल रहा है वहाँ कीमतें सामान्य से कई गुना है। वहीं कोविड की वजह से देश में छोटे व्यवसायियों के लिए कठिनाई का दूसरा दौर शुरू हो गया है। यह वास्तव में कठिन है, सही में वास्तव में कठिन है। अब इस तरह से व्यापार नहीं कर सकते। अब जब चीजें खुल गई हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि कोरोना के नए मामले बाहर आएंगे। अब कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं आता है। हमें अपनी आजीविका चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। चीनी सरकार ने कोविड-19 के प्रतिबंधों को हटा तो दिया है, लेकिन सरकार को यह भी चिंता है कि इस ढील से देश में कोविड संक्रमण फिर से फैल सकता है। शुक्रवार को चीन में कोरोना के 13,585 नए मामले मिले थे। देश में कोविड-19 के प्रतिबंधों के हटने के साथ ही कोरोना महामारी का नया दौर आने का अंदेशा भी गहरा गया है। वहीं सख्त कोविड नियमों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था इस साल काफी सुस्त हो गई है। अर्थशास्त्रियों ने चीन के लिए सकल घरेलू उत्पाद की पुरानी ऊंची वृद्धि दर को फिर से हासिल करने के लक्ष्य को मुश्किल करार दिया है। श्रीलंका के जाफना और चेन्नई के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई है। चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि ये सेवा सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएंगी। ये सेवाएं सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 1:15 से संचालित होंगी। 3 साल के अंतराल के बाद उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हुई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुई 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर सीनियर पिस्टल इवेंट में महाराष्ट्र की शीला ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। वहीं राजस्थान की पुष्पा मेघवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने पहले स्थान के लिए शीला को कड़ी टक्कर दी।
वहीं 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल करने के यूपी की आभा डिल्लन ने कांस्य पदक हासिल किया। जम्मू कश्मीर की वुशु एथलीट आयरा चिश्ती ने इतिहास रच दिया है। आयरा ने 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आयरा इस प्रतियोगिता में कोई पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला एथलीट हैं। चिश्ती ने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। इससे पहले उन्होंने जॉर्जिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर आयरा चिश्ती को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आयरा चिश्ती को वुशु विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला एथलीट बनने पर बधाई। इससे पहले उन्होंने जॉर्जिया में आयोजित प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदक जीते हैं। उनकी शानदार उपलब्धि से जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से हवाई अड्डे के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ ही यात्रियों की सहूलियत पर ध्यान देने पर जोर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। कोर्ट नंबर 1 में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 34 हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई रद्द करने की सिसोदिया की अर्जी को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को सोमवार को जमानत दे दी। अदालत ने अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। देशमुख को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते FIR का सामना कर रहे सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भदौरिया के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के सामने अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुलने पर जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई करेंगे। लोगों को डरा धमकाकर प्रलोभन देकर अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 जनवरी के लिए टाल दी गई है। क्रिश्चियन संस्था की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की वरिष्ठ IAS अफसर पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। 2 जनवरी को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर दायर की गई उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत पहुंची। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के